हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं दीपक सिंह पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं वो हैं संविधान की। संविधान हम पढ़ने वाले हैं और ये भी हम पढ़ेंगे आदि से अंत तक। अब संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान में अगर हम सबसे पहले देखें कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? तो संविधान है नियमों उपनियमों का ऐसा लिखित दस्तावेज जिससे सरकार का क्या होता है, संचालन होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि संविधान वह सत्ता है जिससे सरकार का निर्माण होता है या समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, इसे ही हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संविधान वो है जो नागरिकों को और व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उनको स्वतंत्रता प्रदान करने में ये सहायक होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। हम बात करें अगर भारतीय संविधान की तो भारतीय संविधान को हमें 3 पार्ट में देखना है। जैसे समय भी 3 पार्ट में होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वैसे ही संविधान का भी 3 पार्ट है। एक संविधान का भूतकाल मतलब संवैधानिक इतिहास, वर्तमान जो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, भविष्य जो संवैधानिक संशोधन हुए हैं। तो अगर हम बात करें कि संविधान की प्रारंभिक ईंट कब रखी गई, संविधान की प्रारंभिक ईंट कब रखी गई, अगर वो नहीं रखा होता तो वर्तमान में जो हमारा संविधान है में भी नहीं बनता। या मैं दूसरी तरीके से अगर आपसे सवाल पूछूं कि भारतीय संविधान किसकी देन है, तो बताइए। तो ये देन है किसकी? अंग्रेजों की। ये देन है किसकी? अंग्रेजों की। भीमराव अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया, प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे, लेकिन ये शुरुआत करने वाले जो हैं वो थे कौन? अंग्रेज। अगर ये नहीं आते भारत में तो मे भी शायद हमारे देश का कोई संविधान पता नहीं होता। तो संविधान की पहली ईंट कब रखी गई? तो संविधान की पहली ईंट जो रखी गई वो रखी गई 31 दिसंबर 1600 को। इस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस दिन क्या हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगर इसकी स्थापना नहीं होती तो ये व्यापार करने के लिए भारत नहीं आते। भारत नहीं आते व्यापार करने के लिए, फिर रूल नहीं करते, और रूल नहीं करते तो शायद संविधान नहीं बनता। तो संविधान की जो पहली ईंट है वो रखी गई है कब? 31 दिसंबर 1600 को। अब यहां पे मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कितने समय शासन किया? सवाल को अच्छे से समझिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन कितने समय किया। यहां पे जैसे अगर आपको बता दूं कि भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत 1757 प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। और हम आज़ाद कब हुए हैं? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। अब यहाँ पे वही सवाल फिर से कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन कितने वर्षों तक किया? तो कुछ लोग लॉजिक लगाएंगे कि अंग्रेजों ने शासन 1757 से करना शुरू कर दिया था, आज़ाद हुए हम कब? 1947 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन कितने वर्षों तक किया? 190 वर्षों तक, है ना? तो ये क्या है? गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन 190 वर्ष तक नहीं किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया है 100 वर्षों तक। कितने वर्षों तक किया है? 100 वर्षों तक किया है। हम संवैधानिक इतिहास में देखेंगे कि कैसे आया है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जुड़ी हैं। तो यहाँ पे हम जैसे देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि भारत का जो संवैधानिक इतिहास है, यहाँ पे देखेंगे आप 2 पार्ट में है।
कितने पार्ट में? 2 पार्ट में है। यहाँ पे अगर आप देखें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन, और वो कब से कब तक है? 1773 से 1853 तक। और दूसरा अगर आप देख पा रहे होंगे तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन भारत में 1858 से 1947 तक। समझ में आई बात? अब ये कैसी कहानी है? तो यहाँ पे समझिएगा आप कि 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 का क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, इनका नाम सुना होगा आपने। तो इन लोगों ने इसी विद्रोह में, इसी स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। और इस स्वतंत्रता संग्राम या 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। समझ रहे हैं? 1857 के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। और ब्रिटिश क्राउन के अधीन, मतलब ताज के अधीन शासन कर दिया गया था भारत को। तो यहां से 1858 से जो शासन हुआ है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन हुआ है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन हुआ है। आई बात समझ में इतनी? अब बात करें अगर हम संविधान की, तो संवैधानिक इतिहास जो है, पहली ईंट रखी गई 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में, क्योंकि अगर इस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं होती तो वो भारत व्यापार करने नहीं आती। संवैधानिक इतिहास में अगर हम देखें तो संवैधानिक इतिहास में हमको कुछ देखना पड़ेगा कि कौन कौन से एक्ट वगैरह आए हैं। बहुत लिमिटेड हैं और ये हमको पता होने चाहिए। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया 1757, इसकी कहानी अपन चलेंगे अभी। पहले ये जान लें कि कौन कौन से एक्ट वगैरह आए हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम सबको पढ़ेंगे। तो 1757 से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करना शुरू कर दिया था, बंगाल में ही कर दिया था। इसके बाद से कुछ एक्ट अधिनियम आए, ये हम समझेंगे कि क्यों आए, किन कारणों की वजह से आए। तो उसके अंतर्गत ये जो अधिनियम आए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत में शासन हुए हैं ये वो वाले एक्ट हैं। तो 1773 में आया कौन? रेगुलेटिंग एक्ट। 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। 1781 में भी एक आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। तो 1781 में आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। 1793 में आया चार्टर एक्ट, 20 साल बाद। अब ये 20 साल बाद क्यों आते थे ये भी अपन जानेंगे। 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। तो यहीं से अगर बात करें कि सवाल जैसे आता है कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो पहला चार्टर एक्ट कौन सा था, तो वो कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत अंतिम एक्ट कौन सा था? तो वो था अपना 1853 का चार्टर एक्ट। क्राउन के अधीन, ताज के अधीन जो पहला एक्ट आता है वो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद अपना 1861, फिर इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, 1909 भारत परिषद अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम और इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1909 वाले को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये नाम भी कहे जाते हैं। और क्राउन के अधीन जो अंतिम था वो था भारत सरकार अधिनियम 1935।
भारत सरकार अधिनियम 1935, ये अंतिम था। इसके बाद भी अगर देखें तो ये मैंने एडिशनल किए हुए हैं। तो ये हम संविधान सभा का गठन, भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत, इनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। लेकिन यहाँ पे मेनली आप समझिएगा कि ताज के अधीन जो पहला अधिनियम आया था वो 1858 का था, और अंतिम जो था वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। इतना समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन 190 साल नहीं किया है, 100 वर्षों तक किया है। उसके अंतर्गत पहला जो अधिनियम आया था वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्लियर है बात इतनी? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि भारत में, जैसे मैंने आपसे बोला कि संविधान की पहली ईंट कब रखी गई, तो संविधान की पहली जो ईंट है वो रखी गई है कब? 31 दिसंबर 1600 को। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का क्या दिया था? एकाधिकार दिया था। 15 वर्षों का क्या दिया था? एकाधिकार दिया था। एकाधिकार मतलब कि ब्रिटेन से अगर कोई भारत में या पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करेगा तो वो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। इसी समय स्थापना हुई थी, और अगर हम बात करें तो इसी स्थापना के थ्रू पहला आने वाला जो अंग्रेज था वो कौन था? 1608 में हॉकिंस, जो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। इन लोगों की, अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री है वो 1608 में सूरत में एस्टेब्लिश हुई थी, जो असफल हुई थी। तो यहां से इन लोगों ने भारत में व्यापार करना शुरू किया था। आई बात समझ में? तो संविधान की जो पहली ईंट है वो 31 दिसंबर 1600 को ही रखी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर। उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। अगर बात करें कि उस समय भारत में किसका शासन था, तो उस समय भारत में शासन था मुगलों का। स्थापना के समय अगर मुगल बादशाह कहें तो वो था कौन? अकबर। स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। ये लोग जब व्यापारिक छूट के लिए जब आए 1608 में, तो इस समय मुगल बादशाह कौन थे? जहांगीर थे। ये चीज याद रखेंगे। क्लियर है? तो 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया। इस समय इस कंपनी की पूंजी थी 30,133 पाउंड। इस समय कंपनी की पूंजी कितनी थी? 30,133 पाउंड थी। 217 भागीदार थे। एक प्रशासन के लिए एक परिषद को सौंपा गया था जिसमें कितने सदस्य थे? 24, और जिनको कहा जाता था क्या? निदेशक मंडल। क्या कहा जाता था? निदेशक मंडल कहा जाता था। इनको ही इंग्लिश में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहा गया है। मतलब निदेशक मंडल जो था वो क्या था? व्यापारिक मामलों को देखता था। आगे चलकर इन लोगों ने शासन करना शुरू किया। तो स्टार्टिंग के दौर में ये जो निदेशक मंडल है यह राजनीतिक मामले भी देखता था। आगे चलकर ये व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले दोनों को अलग अलग किया गया। दोनों को क्या किया गया? अलग अलग किया गया था। तो स्टार्टिंग में निदेशक मंडल ही जो है वो व्यापारिक मामले देखता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब प्रशासन देखा, राज्यों को जीता, फॉर एग्जाम्पल प्लासी के युद्ध से उसने बंगाल को जीता, बिहार को जीता, तो ये राजनीतिक मामले भी शुरुआत में ये लोग देखते थे। तो यहाँ पे पहले सवाल का जो मैंने स्टार्ट किया था कि संविधान की पहली ईंट कब रखी गई, तो वो रखी गई है 31 दिसंबर 1600 को। क्लियर है? उस समय किसने किया? महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। आगे चलकर इन लोगों की फैक्ट्रियां, कोठियां स्थापित हुई। इस समय मेनली जो थे वो बंगाल, मद्रास और बंबई, इनके यहाँ पे फैक्ट्रियां थी, या कह लो कि यहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स थे। और वहाँ के हेड को कहा जाता था गवर्नर। क्या कहा जाता था? गवर्नर कहा जाता था।
उनके क्या कहा जाता था, उनको गवर्नर कहा जाता था। तो इनको कुछ अधिकार दिए गए। और ये जो एक्ट मैं बात कर रहा हूँ वो 1726 की बात कर रहा हूँ। कब की बात कर रहा हूँ? 1726। अभी अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन नहीं कर रही है। अभी ये बात कर रही है किसकी? व्यापारिक मामलों की। तो गवर्नर जनरल यहाँ पे जो बम्बई, मद्रास और अपना बंगाल, तो यहाँ के हेड को गवर्नर कहते थे। 1600 से लेके 1726 तक जो विधि बनाने का अधिकार था वो किसके पास था? इंग्लैंड में था। किसके पास था? इंग्लैंड में था। इंग्लैंड में वही जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहते थे उनके पास ये अधिकार था कि कोई भी विधि अगर भारत के लिए बनानी है तो वह इंग्लैंड से ही बनाकर भेजते थे और वो लोग इसको इम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनका व्यापार बढ़ा, पहली चीज। दूसरी चीज अगर अपन बात करें तो 1726 ये वाला जो एरिया है इसको अगर आप थोड़ा सा समझें कि 1726 को अगर हम समझें तो भारत में केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी। भारत में केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी शक्तियों का क्या कर रही थी? विस्तार कर रही थी। अब यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा होगा, मुगल की अगर हम बात करें तो मुगलों में शक्तिशाली शासक हुए बाबर, हुमायूं, बीच में शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब की जो डेथ होती है, औरंगजेब की डेथ होती है कब? 1707 में। और यहाँ के बाद जो मुगल शासक हुए वो कमजोर हुए। मुगल शासक क्या हुए? कमजोर हुए। उनके पास इतने, वो लोग इतने सक्षम नहीं थे कि इतने बड़े साम्राज्य को वो स्थायित्व प्रदान करें, केंद्रीकृत सत्ता करें। यहाँ पे विदेशी आक्रमण भी हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। मतलब मुगल इतने कमजोर हो चुके थे। इसी समय अगर हम बात कर दें कि पेशवा बाजीराव प्रथम, इन्होंने 1737 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। दिल्ली में इन द सेंस 500 सैनिकों को लेकर सिर्फ चले गए थे। सिर्फ 500 सैनिकों को लेकर चले गए थे। कहां? दिल्ली पे। समझ रहे हैं? और इस समय जो मुगल बादशाह थे वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मुगल कितने शक्तिशाली रह गए थे। तो यहां पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनका फोकस साउथ में था। इन लोगों ने अपनी शक्तियों का विस्तार करना था। तो अब जब तक गवर्नर को पावर्स नहीं मिलेगी, उसको विधि बनाने की शक्ति नहीं मिलेगी, तो वो काम कैसे कर पाएगा? तो 1726 के चार्टर एक्ट से क्या हुआ? गवर्नर्स, राज्यपालों को विधि बनाने की शक्ति दी गई। अब हमको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो पढ़ना है, लेकिन यहां पे हमको थोड़ा सा इस समय का इतिहास समझना पड़ेगा। अब यहां पे बता दें कि ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी कहां की थी? ब्रिटेन की थी। ब्रिटेन का चिर प्रतिद्वंदी जो था वो कौन था? फ्रांस। ब्रिटेन का चिर प्रतिद्वंदी कौन था? फ्रांस था। ये याद रखेंगे। कभी अगर क्वेश्चन आए कि 100 वर्षों तक युद्ध किन दो देशों के बीच चला, तो वो है ब्रिटेन और फ्रांस। 100 वर्षों तक इन लोगों ने युद्ध लड़ा है आपस में। 100 वर्षों तक युद्ध किसके किसके बीच चला? जैसे ब्रिटेन ने भारत पर राज किया, वैसे फ्रांसीसियों ने भी कई कंट्रियों पे राज किया। प्लस ये लोग भी क्या थे? व्यापारी थे। तो देश विदेश में इनकी भी व्यापारिक कोठरियां होती थी। इनके साथ क्या है कि ये लोग कॉम्पिटिटर थे। तो विश्व में कहीं अगर एक जगह ये लोग लड़ना शुरू करते थे तो जहां जहां ये लोग रहते थे लड़ते थे। हम भारत की इतिहास में अगर पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास में 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। भारतीय इतिहास में कितने कर्नाटक युद्ध हुए हैं? 3। ये 3 जो कर्नाटक युद्ध है वो किसके किसके बीच हुआ है? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध हुआ है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच यह युद्ध हुआ है। कितने? 3। अब बात करें झगड़े की शुरुआत या भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत, तो वो इसी की देन है।
वो इसी की देन है कि अंग्रेजों या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रूल करना शुरू किया। अब कहेंगे कि सर ये कैसे देन है? तो मैंने बताया कि जहां पर ये लोग रहते थे एक जगह पे या विश्व में कहीं भी अगर एक जगह झगड़ा शुरू हुआ तो ये पूरे विश्व में लड़ना शुरू कर देते थे। तो भारत में जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ या जिसे हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं, यह 1756 से 63 तक था। ये कब से कब तक चला है? 1756 से 63 तक। इसी को कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। इसी को क्या कहा जाता है? सप्तवर्षीय युद्ध। देखिए हम पढ़ रहे हैं संविधान ही, हिस्ट्री में मैं पूरा नहीं जा रहा हूं, बस आपको पता होना चाहिए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया। हिस्ट्री हम समझेंगे संविधान के अकॉर्डिंग, ना कि हम पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर ओरिएंटेड हम पढ़ेंगे, चाहे वो वनडे एग्जाम हो चाहे वो पीएससी एग्जाम हो, उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे। क्लियर है बात? चलिए, तो इसी को क्या कहा जाता है? सप्तवर्षीय युद्ध होता कहा जाता है। और यही झगड़ा जो बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचा था? बंगाल। यही झगड़ा कहां पहुंचा था? बंगाल पहुंचा था। अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो ये तो है अपना प्रेजेंट टाइम का भारत, उस समय ऐसा था। तो ये युद्ध जो चल रहा था वो कहां चल रहा था? कर्नाटका, साउथ में चल रहा था। अब साउथ में चल रहा था, अब यहां पे क्या हुआ कि ये जो झगड़ा यहां था, ये लोग बंगाल में भी अपनी कोठियों की क्या करने लगे थे? किलेबंदी करने लगे थे। कौन कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी। इस समय जो बंगाल का नवाब था, इस समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। इसने दोनों को मना किया, अंग्रेजों को भी और फ्रांसीसियों को भी, कि भैया बंगाल में आप अपने व्यापारिक कोठियों की किलेबंदी नहीं करेंगे, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। फ्रांसीसी मान गए, अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेजों ने नवाब के सैनिकों को मारा, जिसके बदले स्वरूप सिराजुद्दौला ने उनको सूतानाती, गोविंदपुरा, कलिकता पर अधिकार कर लिया। इन्हीं के समय एक घटना वो हो जाती है, ब्लैक होल की घटना। कौन सी घटना? ब्लैक होल की घटना। कई बार इसकी डेट पूछता है, तो डेट याद रखना, 20 जून 1756। इस ब्लैक होल की घटना के बारे में बताने वाले कौन है? हॉलवेल। ब्लैक होल की घटना के बारे में बताने वाले कौन है? हॉलवेल। आगे चलकर यह भारत के पहले स्थापन्न गवर्नर बने हैं। भारत के ये पहले स्थापन्न गवर्नर बने हैं। कहां के? बंगाल के। गवर्नर बोल रहा हूं, गवर्नर जनरल नहीं बोल रहा हूं। इन्होंने बताया कि सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी काल कोठरी में कुछ 146 अंग्रेजों को बंदी किया, जिसमें खिड़कियां नहीं थी। दम घुटने के कारण 123 अंग्रेज मर गए, जिसमें कुछ बच्चे और महिलाएं भी थी। ये उसने मैसेज भिजवाया कहाँ? इस समय अंग्रेजों का जो हेडक्वार्टर था कहाँ? मद्रास में था। यहां से आर्मी लेकर निकला कौन? क्लाइव। रूपरेखा बनती है किसकी? 1757 प्लासी के युद्ध की। और इसकी डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध होता है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट समझने के लिए ये चीजों को जानना बहुत जरूरी है। प्लासी का युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या करता है रॉबर्ट क्लाइव? सिराजुद्दौला के सेनापति, सिराजुद्दौला के सेनापति, सेनापति कौन थे? मीर जाफर। मीर जाफर से संधि करता है कि भैया युद्ध के मैदान में आना, आप हमारे साइड आना, हम आपको क्या बना देंगे? बंगाल का नवाब। और रॉबर्ट क्लाइव जो है मीर जाफर की सहायता से सिराजुद्दौला को अपदस्थ कर देता है और इनको क्या बना देता है? बंगाल का नवाब। तो और इसी युद्ध के बाद से कहा जाता है कि भारत में आधुनिक भारत की क्या हुई है? शुरुआत।
कभी अगर आपसे पूछे कि भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो वो है प्लासी का युद्ध। क्लियर है बात इतनी? अब यहां से अगर देखें तो यहां से इनको अच्छा खासा पैसा मिला, मीर जाफर ने इनको बहुत सारा पैसा धन दिया, इसका बेनिफिट मिला अंग्रेजों को। और इन लोगों ने 1760 में एक युद्ध होता है, वॉन्डीवॉस का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? वॉन्डीवॉस का युद्ध। वॉन्डीवॉस का युद्ध होता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसी क्या हुए? बुरी तरीके से पराजित हुए। 1763 में संधि हुई। इस संधि के अनुसार फ्रांसीसियों को बाध्य किया गया कि अब भारत में वो सिर्फ क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहां से उनको बाध्य हुआ संधि के अकॉर्डिंग कि वह केवल और केवल अब भारत में क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। क्लियर है बात इतनी? अब इसके आगे की कहानी क्या होती है तो समझिए। तो यहां पे देखिए कि ये चीज हो गई, मद्रास में इनका हेडक्वार्टर था ही, बंगाल इनको मिल चुका था। तीसरा अगर हम बात करें तो यहां पे तीसरी अगर हम बात करें कि जो मेन तीसरी जगह थी इनकी क्या थी? बंबई। बंबई में क्या हुआ कि 1761 में ब्रिटेन के राजकुमार की शादी पुर्तगाली राजकुमारी से हुई और भारतीय पुर्तगालियों ने दहेज में बंबई किसको दे दिया गया? ब्रिटेन के राजकुमार को। अब वहां पे उनको ये जमीन का कोई मतलब नहीं था, तो ब्रिटेन के राजकुमार ने आगे चलकर 10 पाउंड वार्षिक किराए पर किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो अभी तक देखिए कि जो 1726 में अगर अपन देखें तो बंबई, मद्रास और बंगाल इनकी व्यापारिक कोठियां थी, लेकिन 1760 अगर कह दें, 1770 अपन कह दें कि इन 1770 तक में कंट्रोल, ये पूरा कंट्रोल इनका, क्योंकि 1769 में ब्रिटेन के राजकुमार ने दिया था, तो अगर ओवरऑल कहें कि 1770 में इन लोगों का मद्रास, बंबई और बंगाल में एज एक प्रशासनिक रूप से भी या राजनीतिक रूप से भी इन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया था, शासन करने लगे थे। क्लियर है बात इतनी? अब यहां पे एक चीज समझिएगा, यहां पे एक चीज समझिएगा कि इन लोगों का जो हेडक्वार्टर था इस समय अगर बात करें तो इनके 3 मेन थे, 3 कोठियां थी। अब 3 कोठियां कौन कौन सी थी? बंगाल, मद्रास और बंबई, यही 3 थी। अब बंगाल के हेड को कहा जाता था बंगाल का गवर्नर। क्या कहा जाता था? बंगाल का गवर्नर। मद्रास के हेड को क्या कहा जाता था? मद्रास का गवर्नर। और बंबई के हेड को क्या कहा जाता था? बंबई का गवर्नर। अगर आप देख पा रहे हो तो तीनों लगभग एक प्रकार की ही पोस्टें हैं। बंगाल के हेड को बंगाल का गवर्नर, मद्रास के हेड को मद्रास का और बंबई के हेड को बंबई का गवर्नर। बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1757 से 60 तक है। ये फिर से आए हैं, इनका अगर टाइम पीरियड अपन कहें तो 1765 से 67 तक भी इन्हीं का टाइम पीरियड है। ये 1757 से बढ़ते, मतलब नाम बदलते गया, बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, ये नाम बदलते गए, इनके शक्तियों में बढ़ोतरी होती गई। समझ रहे हैं? तो ये 1757 से हमको 1948 तक पढ़ना रहता है हिस्ट्री में। समझ में आई बात? पहला गवर्नर था बंगाल का कौन? रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में प्रशासन की नींव रख दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक या प्रशासनिक में क्या रख दी? उसने नींव रख दी। और वो कहां चला गया? इंग्लैंड। अब कहानी थोड़ी सी बिगड़ती है इसके जाने के बाद से कि मीर जाफर जो है, क्योंकि अंग्रेज तो ये पैसे के लिए थे, इनको तो पैसा चाहिए था। अंग्रेजों ने क्या किया, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इसने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम,
किसको? मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को क्या बना दिया? बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब ये बनता है। इसने कुछ ऐसे काम किए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी नाराज हुए और इन्होंने वापस किसको बना दिया? बंगाल का नवाब मीर जाफर को। और मीर कासिम भाग कर जाता है कहाँ? अवध। थोड़ा समझिएगा, मीर कासिम, ये मैं अगले पेज पे कर रहा हूं, मीर कासिम भाग कर कहाँ जाता है? अवध। अवध के जो नवाब थे वो कौन थे? शुजाउद्दौला। याद रखेंगे, इस समय अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला। इस समय मुगल बादशाह भी कहाँ थे? यहीं पर थे, अवध में ही। इनका नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय। रूपरेखा बन रही है किसकी? बक्सर के युद्ध की। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है अंग्रेजों और इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के साथ, जिसमें अंग्रेज क्या हुए? विजयी हुए। विजयी हुए और इस युद्ध में पहली बार अगर अपन कहें तो अंग्रेजों ने अपनी सैनिक योग्यता स्थापित की। क्या की? सैनिक योग्यता स्थापित की। कई बार तो यही सवाल आता है कि अंग्रेजों ने फर्स्ट टाइम सैनिक योग्यता कब स्थापित की? तो वो है 1764 बक्सर का युद्ध। इस युद्ध के बाद सहायक संधि हुई। इस युद्ध के बाद क्या हुई? सहायक संधि हुई। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सहायक संधि क्या है? देखिए, आज ये पहली क्लास है, स्टार्टिंग की है, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग जा रहा है, क्योंकि रूपरेखा अपन तैयार कर रहे हैं। तो अब सहायक संधि की। अब सहायक संधि का मतलब क्या? देखिए, पढ़ रहे हैं हम संविधान, लेकिन हमको हिस्ट्री तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? संविधान का इतिहास। क्या पढ़ रहे हैं? संविधान का इतिहास। तो यहां पे अगर आप देख पा रहे हो सहायक संधि। अब सहायक संधि क्या? तो यहां पे याद रखेंगे कि भारत में सहायक संधि का जो जन्मदाता है वो कौन है? डुप्ले है। कौन है? डुप्ले। ये क्या था? फ्रांसीसी गवर्नर था। पहली चीज तो ये याद रखना। सहायक संधि मतलब क्या? अंग्रेजों की या यूरोपियनों की थी कि भैया आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, आपके राज्य में सैनिक हमारे रहेंगे, जिनके वेतन आप दोगे, आपको सलाह देने के लिए हमारा एक अधिकारी आपके दरबार में रहेगा, उसका वेतन भी आप दोगे, कुछ इस तरीके का। तो मीर कासिम को तो मार दिया जाता है, लेकिन अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की याद रखना कितनी संधियां हुई हैं? 2 संधियां हुई हैं। एक संधि हुई है अवध के नवाब शुजाउद्दौला से और दूसरी संधि हुई है शाह आलम द्वितीय से। अब यहां पे याद रखेंगे कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर था वो था वेंसी टाट। कौन था? वेंसी टाट। कौन था? वेंसी टाट। लेकिन ये संधि के लिए भेजा गया था किसे? रॉबर्ट क्लाइव को। संधि के लिए किसे भेजा गया था? रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि ये भारतीय परिवेश को बहुत अच्छी तरीके से समझता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव अगर कायदे से देखा जाए प्रशासनिक में, तो वो भी रखने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने संधि की किससे? इन दोनों से। सहायक संधि जो की है वो किससे की है? शुजाउद्दौला से और शाह आलम द्वितीय से। तो एक संधि की थी कि भैया हम आपको सालाना 26 लाख रुपए देंगे, बदले में आप हमको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की क्या दे दो? दीवानी दे दो। मतलब 1764 से याद रखना कि बंगाल में शुरू होता है क्या? द्वैत शासन। बंगाल में क्या शुरू होता है? द्वैत शासन। द्वैत शासन मतलब दोहरा शासन, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस में 2 लोगों के द्वारा किया गया शासन, उसे ही क्या कहते हैं? द्वैत शासन। तो 1764 से 1773 तक याद रखेंगे कि क्या कहा? बंगाल में क्या था? द्वैत शासन था। 1764 से 1773 प्रांतों में भी था, भारत में भी था।
इसके जन्मदाता कौन थे? तो अगर बात कर दें तो ये भी देख लीजिए यहाँ पे कि द्वैत शासन के जनक अगर अपन कह दें तो वो कौन थे? लियोनल कार्टेस। इनकी बुक का नाम याद रखेंगे, डायरकी है। बुक का नाम क्या है? डायरकी। हिंदी में इसका मतलब द्वैत शासन ही है। 3 तरीके के क्वेश्चन और आ जाते हैं कि बंगाल में द्वैत शासन कब था? तो बंगाल में द्वैत शासन 1764 से 1773। देखिए ये 1773 ये रेगुलेटिंग एक्ट तक ही आ रहे हैं अपन, क्योंकि इसी एक्ट के थ्रू बंगाल में द्वैत शासन क्या हुआ था? खत्म हुआ था। दूसरा कभी पूछेगा आपसे कि प्रांतों में द्वैत शासन कब था? तो प्रांतों में द्वैत शासन 1919 से 1935 तक था। याद रखेंगे, समझेंगे, अपन पूरा पढ़ेंगे ये, है ना। और तीसरा अगर पूछे आपसे कि केंद्र में द्वैत शासन कब से कब तक था, तो ये 1935 से 15 अगस्त 1947 तक, आज़ादी के बाद। ठीक है, तो बंगाल में द्वैत शासन शुरू हुआ। अब द्वैत शासन शुरू हुआ तो जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी थे ये थे भ्रष्ट, खुद का भी व्यापार करते थे ये लोग, रिश्वत भी लेते थे। मतलब 1764 के बाद से कंपनी की स्थिति ऐसी हो गई कि ये दिवालिया होने वाली थी। इसने मदद मांगी ब्रिटेन गवर्नमेंट से कि हमारी आप सहायता करिए, और उन्होंने बोला कि हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन हम कुछ बनाएंगे नियम जिसको आप भारत में लागू करेंगे। एक तो ये रीज़न है। दूसरा जो था कि ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट कहें, हम संसद कहें, यह ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना चाहती थी, भारत में भी और इंग्लैंड में भी, दोनों जगह कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि यही भ्रष्ट अधिकारी इंग्लैंड में जाते थे और वहाँ पे भी क्या करते थे? ये भ्रष्टाचार करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने रूल अमेरिका में भी किया। अमेरिका जो आज़ाद हुआ है वो 4 जुलाई 1776 को हुआ है। तो ऐसे कई कारण थे जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी, भारत प्लस इंग्लैंड में, और उसको एक मौका मिला, और उसी मौके के थ्रू इन्होंने फिर कुछ नियम बनाना शुरू किए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में जो पहला एक्ट आता है वो कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब यहां तक अगर आप समझ पा रहे होंगे तो अब देखते हैं थोड़ा सा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब यहां पे एक एक चीजों को अपन समझेंगे पॉइंट वाइज पूरा, कि इसके तहत क्या हुआ कि ये सबसे पहले देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की गुप्त समिति की सिफारिश पर यह रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, गुप्त समिति की सिफारिश पर। इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारत तथा ब्रिटेन में दोनों स्थान पर नियंत्रण करना, किसके? कंपनी के। कहां कहां? इंग्लैंड और भारत में। एक्ट के तहत एक निदेशक मंडल की कार्यविधि, अब यहां पे समझिएगा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो स्टार्टिंग में अपन ने देखा था 1600 में, तो इनका जो कार्यकाल होता था वो कितना वर्ष होता था? 1 वर्ष होता था, जिसको बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया गया। तो निदेशक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष किस अधिनियम के तहत किया गया? तो वो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके 1/4 सदस्य, याद रखेंगे इसकी संख्या 24 थी, 1/4 सदस्य हर साल प्रत्येक वर्ष क्या हो जाते थे? रिटायर होते थे। प्रत्येक वर्ष क्या होते थे? रिटायर होते थे। यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स थे उनके लिए ऐसा था कि भैया अगर वह 1000 पाउंड के शेयर होल्डर होंगे तो ही वो इसके मेंबर हो सकते हैं, इससे कम के अगर वो शेयर होल्डर हैं तो वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो बड़ा बेसिक सा अपन समझें कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य संख्या कितनी? 24 कर दी गई। कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। शेयर होल्डर कितना होना चाहिए? मिनिमम 1000 पाउंड होना चाहिए। पहले ये कितना था? तो पहले था ये अपना 500 पाउंड। पहले ये कितना था? 500 पाउंड था। पहले ये कितना था? 500 पाउंड था।
कि अगर आप इतने अंशधारी हैं, इतने शेयर होल्डर हैं, तो ही आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हो सकते हैं, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1000 पाउंड कर दिया गया। अगला कहें तो बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तीनों प्रेसिडेंसियों का। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पे जैसे देखें कि बंबई का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, ये तीनों अलग अलग थे। तो बात हुई कि भारत में कोई एक ऐसा व्यक्ति तो हो जो पूरा रिप्रेजेंट करे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। इसलिए बंबई और मद्रास को अधीन कर दिया गया बंगाल का, पहला। और दूसरा अगर हम कहें तो दूसरा कारण था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था उसमें बंबई प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच में मतभेद हुए थे। इसके बाद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, ये चीज याद रखना कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, और इस युद्ध के कारण बंबई और बंगाल के जो प्रेसिडेंसी थी, मतलब इस समय इसके हेड को क्या कहा जाता था, बंगाल का गवर्नर जनरल, और बंबई वाले को क्या कहा जाता था, बंबई का गवर्नर। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इन दोनों के बीच में मतभेद हुए थे, ये चीज याद रखेंगे और इसको हम समझेंगे कि ये मतभेद क्यों हुए थे। आई बात समझ में? यहां पे मेनली ये था कि भैया बंबई और मद्रास को अधीन कर दिया गया बंगाल के। अब बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। तभी तो पता चलेगा कि कौन बड़ा हुआ कौन नहीं। ठीक है, तो बंबई और मद्रास को अधीन किया गया किस एक्ट के तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस पे जो बैठने वाला व्यक्ति था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय ये क्या था, बंगाल का गवर्नर, और रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद ये क्या कहला गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा ना। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, तो वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, वॉरेन हेस्टिंग। अब इसको गवर्नर जनरल बना दिए गए, इसकी पावर्स बढ़ा दी गई, तो इसकी सहायता के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई। यहां पे एक चीज और याद रखना कि जो गवर्नर जनरल है वो अपने मन से कुछ नहीं करेगा। वो 4 सदस्य जो मेंबर हैं, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसेन और वारवेल, इनकी सहायता से ही करेगा। यहां पे जो भी काम होता था वो वोटिंग के माध्यम से होता था, ये 4 लोग की वोटिंग के माध्यम से। अगर दोनों के वोट इक्वल हो गए तो गवर्नर जनरल निर्णायक मत देता था। निर्णायक ऐसे कि भाई ये 2-2 बराबर है, अब गवर्नर जनरल जिधर भी वोट देगा वो बात मानी जाएगी। क्लियर है बात? तो याद रखना कि गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद थी जिसमें कितने सदस्य थे, 4। कौन कौन से, तो नाम याद रखेंगे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसेन और वारवेल। क्लियर है बात यहां तक? इसी अधिनियम के तहत, क्योंकि अब ये लोग प्रशासन भी करने लगे थे, तो अब जुडिशरी, न्यायपालिका भी आनी बहुत जरूरी थी। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। कितने थे? ये एक मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह एम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड। क्लियर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1774। किस एक्ट के तहत हुई, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। इस अधिनियम द्वारा
ब्रिटिश सरकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी कि माध्यम से कंपनी में ये क्या करने लगे, नियंत्रण स्थापित हुआ, जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका। यहां पे मैंने याद रखना कि भारतीय राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी किसको देनी पड़ती थी अब कंपनी को, ब्रिटिश सरकार को। ये चीज याद रखेंगे कि भारतीय राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी कंपनी को कंपलसरी ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ती थी कि भैया आपकी इनकम कितनी है, सेना कितना है। इसी अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को, क्योंकि क्या है कि ये लोग भी अपना भी व्यक्तिगत व्यापार करते थे बिना जानकारी के, इसीलिए तो दिवालिया होने की स्थिति में आए थे। तो अब यहां से हो गया कि भाई बिना लाइसेंस आप व्यापार नहीं करोगे, आप लाइसेंस लो फिर व्यापार करो। इससे कंपनी को भी पता चलेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि भाई कौन कंपनी का कर्मचारी व्यापार कर रहा है। प्लस रिश्वत लेते आदमी पकड़ा जाता है तो बोल देते हैं कि सामने वाला क्या दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है। तो इसी अधिनियम के तहत ये भी कहा गया कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वह रिश्वत उपहार नहीं लेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।